कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो मेटल्स में होता है, वो सॉरी जो करंट फ्लो होता है वो सुचालक होता है, जो कंडक्टर होते हैं उसी में करंट का फ्लो होता है। और उसमें मैंने पढ़ाया था कल आपको कि जो करंट का फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में कल बताया था। मैंने कहा था कि अगर हम कैसे, हमने कल एक वायर लिया था फॉर एग्जांपल, एक कॉपर का वायर ऐसे लिया था, आपको याद हो, कॉपर का वायर लिया था और इससे मैंने बैटरी को जोड़ दिया था। किसको? बैटरी। इसमें मैंने बैटरी को जोड़ दिया था, इसमें मैंने ऐसे करके बैटरी को जोड़ दिया था और मैंने यहाँ पर एक कुंजी लगा दी थी जो कि धारा को बंद और चालू करने के लिए था। अच्छा, मैंने इसमें ये पढ़ाया था कि ये वाला था हमारा एक क्लोज सर्किट था। कैसा? क्लोज, CIRCUIT, कहे तो बंद परिपथ था। अच्छा, बंद परिपथ में मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है उधर होता हमारा क्या? उच्च विभव। क्या होता है? उच्च विभव। और जिस साइड नेगेटिव चार्ज होता है उस साइड होता हमारा निम्न विभव। अच्छा, ये बताओ, जिस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज है बेटा, जिस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज है उस साइड मेरे नेगेटिव चार्ज होंगे ना, वो नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे उनका फ्लो किस साइड होगा? पॉजिटिव की ओर। कहने का मतलब इस साइड उच्च विभव की ओर। कहे तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और मैंने कहा ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते, एक ही दिशा में फ्लो करते हैं, यही तो पढ़ाया था कल। मैंने कहा ऐसे करके आते फिर नीचे ऐसे आएंगे और इससे आगे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर है और नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर, तो हमारा सर उच्च विभव है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव और नेगेटिव चार्ज का निम्न विभव से उच्च विभव। इससे रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाएंगे आपको। अब पहला क्वेश्चन एक बार करिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए और करने का प्रयास करिए। इस वाले में क्या कहा जा रहा है? डॉट डॉट का प्रवाह दिए गए सर्किट में वामावर्त है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज किसका प्रवाह है? बताओ। विद्युत धारा का, वोल्टेज का, प्रतिरोध का, इलेक्ट्रॉनों का? किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले ही समझा रहे थे कि इस वाले में हमारे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ये होता है। मैंने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसका फ्लो निम्न से उच्च विभव की ओर, और जिधर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में किसका होता है? धारा का होता है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किसका होता है? धारा का। और इस वाले में आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है डॉट डॉट का प्रवाह दिए गए सर्किट में वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज इसका फ्लो है, क्लॉकवाइज ऐसा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ये धारा आई का है। अगर धारा ऐसे बह रही है तो इधर प्रवाह किसका होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉनों का होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कई क्वेश्चन करेंगे, सब रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है। एक बार अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले को। एक बार जो कल फॉर्मूले कर रहे थे उनका भी कुछ यूज होगा। जो हमने आपको बैटरी और सेल दिखाया था उस पे आधारित भी क्वेश्चन होंगे। एक बार इसको करने का प्रयास करिए। इसमें बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद सावधानी से उत्तर दें, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैंने कहा एक वैद्युत परिपथ आरेख में, वैद्युत परिपथ आरेख में सेल के प्रतीक में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। भाई क्लास स्टार्ट करी थी यहीं से करी थी मैंने कहा एक लंबी और एक छोटी, और आगे पढ़ो। एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है, इनकी लंबी खड़ी रेखा डॉट डॉट टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने कहा जो लंबी वाली है वो धनात्मक का करती है और छोटी वाली ऋणात्मक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? धनात्मक। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन घर पे जाके दोबारा से देखना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सब लेवल के क्वेश्चन, सब रेलवे गए हुए हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? करो। आरेख में जो आपको ये तीर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कल मैंने आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बताया था।
बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का, भाई बंद सर्किट तब होता है जब इसमें बैटरी लगी होती। मैंने कहा ऐसे यहां से यहां पे आके कुंजी लगा दें और यहां पे आके बैटरी लगा दें, समझ पा रहे हो? ये वाली अगर बैटरी लगा दे तो ये हो गया क्लोज सर्किट, और अगर खुला हुआ है तो फिर हमारा कैसा है, खुला हुआ सर्किट है। तो इसी की बात हो रही है, खुला हुआ। पहली बात तो ये वाला जो आपको आरेख दिख रहा है ये ओपन सर्किट है। ओपन मतलब खुला परिपथ, खुला परिपथ है। खुला परिपथ कहे तो ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट में मैंने पढ़ाया था जैसे कोई मेटल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उससे करंट नहीं लगता है। जैसे मान लिया कॉपर की मेरा वायर है, कॉपर का वायर बिना सेल जोड़े तुम पकड़ लो करंट नहीं लगेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उसका नेट चार्ज 0 होता है। जैसे इसमें देख रहा किसी की गति इधर है किसी की इधर है, जब मैं सेल लगा देते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति एक साइड हो जाती है, तो ये हमारा करंट फ्लो होने लगता है। करंट मींस धारा तो हमारी एक, आपने पानी देखा किसी टोटी से पानी निकल रहा होता है उसका भी एक ही तरफ फ्लो होता है, उसको भी हम करंट कहते हैं, धारा कहते हैं ना। जो एक तरफ ही फ्लो हो जाए उसी को तो करंट कहेंगे मेरे भाई। तो मैंने कहा एक तरफ फ्लो हो रहा है और जो इस वाले में दिखाई दे रहा है वो किसी की दिशा चारों तरफ है इसकी, और इसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसमें देखो पहला बात, बंद परिपथ तो है नहीं, खुले परिपथ में प्रोटॉन नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन होते हैं। खुले परिपथ में परमाणु, खुले सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति मतलब रैंडम मोशन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। एक बार इस वाले प्रश्न को करके देखिए आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का ही है, करो। न्यूमेरिकल शायद आप ये वाला मुश्किल कर पाएंगे क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ये वाला फॉर्मूला पहले पढ़ा देते हैं, इसके बाद आप करिए। हेडिंग डालिए, सभी लोग हेडिंग डालो। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वैद्युत धारा, पहले परिभाषा लिख दो इसके बाद समझा देते हैं हम। परिभाषा लिखिए सभी लोग। वैद्युत धारा में लिखना, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा बेटा मैंने ये कहा वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, अगर कोई भी चीज एक निश्चित दिशा में चलिए तो वो करंट तो होती है, धारा होती है। मैंने कहा पानी एक दिशा में बह रहा तो उसमें करंट होती है, धारा होती है। अगर किसी टोटी से पानी लगातार नीचे निकल रहा उसमें भी करंट होता है, फ्लो नीचे की तरफ एक दिशा में हो रहा है। मैंने कहा अगर आवेश एक ही दिशा में फ्लो हो जाए, और फ्लो होने की जो रेट होती है, यहाँ पे लिखा होगा वैद्युत आवेश के एक ही दिशा में प्रवाहित होने की जो दर होती है, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक दिशा में, तो उसी को वैद्युत धारा कहते हैं मेरे भाई। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही तो सब खेल है इस वाले करंट वाले चैप्टर में। मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक साइड होना चाहिए और उसकी दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। तो इसका फॉर्मूला लिख देना मेरे भाई कि धारा I बराबर, मैंने कहा आवेश का मान Q और होने की दर T, तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। या फिर आप ये कहेंगे, आपने थोड़ी देर पहले नहीं कल आपने पढ़ा था, आपको याद हो, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था आपने कल। Q बराबर N फॉर्मूला लिखा था आपने, आपको पता है Q बराबर N होता है तो हम इसके लिख सकते हैं I बराबर NE अपॉन T। इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखना, इसका भी यूज हो जाता है। और मैंने कल बताया था बेटा ये N क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये समय है, ये वैद्युत धारा है, करंट है ना। ये मैंने पढ़ाया था कल। मैंने कहा जो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q का मान क्या होता है,
एन के बराबर होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों का मान गुणज में होता है, कोई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, ऐसे होता है। मैंने कहा आई बराबर एन। अगर इसके यूनिट की बात करें तो बेटा ऐसा यूनिट लिख देना, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इधर एक यूनिट और बन जाएगी इसकी, चार्ज की क्या होती, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड। इसकी एक यूनिट ये भी हो जाएगी, और एक इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, कूलाम प्रति सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। बेटा अगर हम इसमें बात करें कि इसमें 1 एम्पियर हम क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर बेटा हो जाएगा इसका, 1 एम्पियर की अगर बात करें, अगर 1 एम्पियर निकालना चाहें तो 1 कूलाम प्रति, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आई की बीमा निकालना चाहें तो, अगर हम आई की बीमा निकालना चाहें तो बीमा कैसे निकाल पाओगे बेटा बताओ। वैद्युत धारा आई की बीमा निकाल दो भाई। वैद्युत धारा आई की बीमा निकालने से पहले कल मैंने आवेश की बीमा निकलवा दी थी क्या, आवेश की बीमा निकलवाई थी। अच्छा आवेश की बीमा यहां से निकल आएगी, देखो ध्यान से देखना, ये आपका आवेश है Q, ये Q आवेश है, ये I है, ये T है। मैंने कहा तो हम ये नहीं कह सकते Q बराबर IT, अरे भाई बड़ी आई बना लो, Q बराबर I इंटू T, ये हमारा चार्ज है, आवेश। अगर आवेश की बीमा निकालना चाहें तो बेटा क्या हो जाएगी, आवेश Q बराबर हो जाएगी, I की क्या होती है A बीमा और T की होती है T, तो Q की बीमा हो जाएगी बेटा AT, Q की बीमा हो जाएगी AT। अच्छा ये तो आवेश की बीमा होगी। अगर हम आपसे अगला क्वेश्चन डाल दें, हमें ये बताओ धारा की बीमा, वैद्युत धारा की I की बीमा, I बराबर Q अपॉन T, और Q की बीमा भी निकाली है A और T और अपॉन, हाँ बिल्कुल 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 ठीक कहा, इसकी ए ही निकलेगी। देखो आई बराबर क्यू अपॉन टी, अगर मैंने बाई चांस कर भी दिया गलती से आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आपके क्यू बराबर की एटी होती है और इसकी टी से टी कट जाएगा, तब भी क्या आएगा एम्पियर। तो इसकी तो बीमा सीधी होती है, वैद्युत धारा की बीमा होती है वो हमारी क्या होती है, ये तो हमारी भौतिक मूल भौतिक इकाई है ना, फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, जो एम्पियर है, समय है, दूरी है, लंबाई वाला, ये वाले है ना, पदार्थ की मात्रा वाला। और कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, CD बनाते हैं उसका, है ना, CD बनता है उसका सिंबल। हमारी कितनी भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां 7 होती है, और इस 7 में हमारी वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा की बीमा ए होती है। हम तो निकालने चले गए, ध्यान नहीं रहा था भाई साहब। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जो हम कर रहे थे ये वाला उतार लिया है, नोट कर लिया, तो इस वाले क्वेश्चन को अब कर दोगे आराम से। अब पढ़िए एक बार, ए ऑप्शन आएगा, दूसरा और पहला थोड़ा सा डाउट बच्चों का बना हुआ है कि कौन सा ऑप्शन होगा। एक बार सभी लोग चेक करिए। देखो दिया क्या है, एक परिपथ में धारा I बराबर दे रखी है कितनी, 5 एम्पियर, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कहने का मतलब n का मान पूछ रखा है ना। एक परिपथ में जैसे 5 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर की धारा है, और प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, n का मान पूछ रहा है, लेकिन पूछ कितने में रहा है, प्रति सेकंड, तो टाइम का मान और दे रखा है 1 सेकंड, तो निकालना क्या है इसमें, n का मान। तो हमने अभी तो पढ़ा था I बराबर बेटा होता है Q अपॉन T, और Q ना मिले तो NE अपॉन T, तो I बराबर हो जाएगा बेटा NE अपॉन T, और I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, और N की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और अपॉन T का मान दे रखा कितना, 1 सेकंड। इस वाले को नीचे भेज दो, N बराबर हो जाएगा 5/1.6 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर ले जाओ चाहे अभी -19 से आप ही लिख लो, बराबर 5 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 1.6, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, लेकिन 50 में भाग लग तो जाएगा, लेकिन हमारा मान
19 की पावर में भी आ रहा है, एक बार चेक कर लो कितना जा रहा है। मैंने कहा 50, 16 दूनी 32 होती है 48, लेकिन 3 के बाद ही दशमलव किसी में भी नहीं है। 16 3 48, 3 के बाद दशमलव किसी में भी नहीं है, तो मैंने कहा एक जीरो और बढ़ा दो, 500 गुणे 10 की घात 18 बटे 16। अब देखो 10 की घात 18 किस वाले में, इस वाले में 16 का भाग लो, 16 3 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 40 हो गए थे, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 गुणे 10 की घात 18। ये मान किसका निकला है? n का मान निकला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हो पाएगा ना? ये तब हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला ये वाला याद होंगे। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। Q बराबर I बराबर Q अपॉन T और I बराबर NE अपॉन T याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला देखो मेरे भाई, जो हमने आपको वैद्युत परिपथ बना के दिखाया था उसके बारे में क्वेश्चन एक बार देखो। कौन सा? मैंने कहा वैद्युत परिपथ में वैद्युत घटक, संयोजी तार, प्लग कुंजी। हमने कहा अगर वैद्युत परिपथ बनाना है तो बैटरी होना जरूरी है भाई। अरे भाई मैंने बैटरी बनाई थी, वैद्युत परिपथ बना के दिखाया था ना, ये क्लास स्टार्ट यहीं से हुई थी। मैंने कहा बैटरी है, कुंजी है, तार है और एक बल्ब और लगाना पड़ेगा, घटक जो लिखे हुए हैं। मैंने कहा आओ ऑप्शन चेक कर ले इसके। मैंने कहा बैटरी नहीं है, बैटरी है, वैद्युत घटक है, लेकिन कुंजी नहीं है। अगर हमें बंद चालू करना पड़ेगा, नहीं तो डाउन हो जाएगी बैटरी मेरा। बी वाला गलत। वैद्युत घटक, संयोजी तार, लेकिन बैटरी कहाँ गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर, वैद्युत घटक, संयोजी तार होना चाहिए, सेल होना चाहिए और प्लग कुंजी भी होनी चाहिए बंद चालू करने के लिए। ये हमें घटक चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा ना? घर पे जाके एक बार नोट करना है इसको। अगले पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन को हमें लगता है यहाँ पर बैठे सभी बच्चे बना देंगे। जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सब बच्चे इस वाले क्वेश्चन को कर देंगे। देखो सभी का रेस्पॉन्स आना चाहिए इस वाले में। सी वाला विकल्प है। अच्छा पूछा गया एक तार में प्रवाहित धारा I है, आवेश Q का मान E है, मतलब चार्ज E दे रखा है और टाइम T दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर पूछ रखा है आपको। तो मैंने कहा I बराबर होता है NE अपॉन, अब Q अपॉन T मत लगाना मेरे भाई, अब NE वाला लगेगा। पूछा गया क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो N का मान निकाल दो। N बराबर होगा IT अपॉन, कौन सा वाला विकल्प? सी वाला उत्तर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करिए सभी लोग। सभी बच्चे कर पाएंगे, इतना सरल क्वेश्चन है। जितने लोग बैठे हो सभी लोग कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा। एक आंसर 6000 और 600 है वो। अरे वाह, ये भी आ सकता है क्या? चलो आओ हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखें हो पाएगा कि नहीं। मैंने कहा ये बताओ, इसमें दे क्या रखा है? एक वैद्युत वाले फिलामेंट I बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। प्रति परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम। समय पूछा गया, T बराबर पूछा गया। I बराबर बेटा क्या होता है? Q अपॉन T। Q अपॉन T होता है, तो I का मान दे रखा है 0.5 अपॉन पूछा गया है T, और ये दे रखा है 300 और ये दे रखा है T, तो T को इधर ले आओ। T बराबर 300 बटे पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 6 30 और डबल 0 और 600 सेकंड आ जाएंगे। कौन सा आंसर होगा? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉरी,
एक बार इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी लोग। एम्पियर किसके समान होता है? मैंने कहा एम्पियर तो भाई साहब आई होता, आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसका होता कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड वाला सही। जब भी ऐसा क्वेश्चन है फॉर्मूला से लिख लिया, बड़ा कंफ्यूजन करता है। अभी तो मान लिया वाला चैप्टर चल रहा है आपका, अभी चैप्टर नहीं चल रहा होगा, बड़ा कंफ्यूज, पता नहीं क्या होगा मात्रा, तो लिख लो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो मैंने कहा क्यू का कूलाम, इसका टी। अगला देखो, बताओ ये मैंने अगला नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया, अगर सब बच्चे कर पाए तो अच्छी बात है ये वाला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर पाया तो बहुत अच्छी बात होगी। कर पाओगे? बनना है, दिया क्या क्या है और कर क्या रहे हो आप लोग। देखो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर आया है, कुछ बच्चों का उत्तर जरूर मिला है और बड़ा हमें खुशी हुई है इस बात की। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, इसमें यूनिट और कन्वर्जन करवा रहा है। आपका आंसर एम्पियर में नहीं, मिली एम्पियर में आ रहा है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। आपको यूनिट कन्वर्जन आती होगी ना बदलना। अच्छा, दे रखा है इसमें 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट एक क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये बोल रहा है n का मान दे रखा है 6 × 10⁻, यही तो दे रखा है कि प्रति मिनट, इसका मतलब टाइम भी दे रखा कितना, 1 मिनट। और आपको याद रखना है इस n का मान 6 × 10⁻17 प्रति मिनट है, तो मैंने कहा इसका टाइम कर दो 1 मिनट का हो जाएगा 60 सेकंड। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रख के चलना है, ये वाली वैल्यू लगानी है तुम्हें। और पूछा गया है वैद्युत धारा I बराबर क्या होगी, वैद्युत धारा I। मैंने कहा बेटा I बराबर होता है NE/T, और I का मान पूछा है क्या, हाँ I का मान पूछा है। N का मान दे रखा है 6 × 10⁻17 और E का मान होता है 1.6 10⁻, और बटे समय T बराबर 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। यार कुछ कट रहा होगा मेरे भाई, देखो 6 दाई की 60 और इससे 10 से काट दो, 1 10 16 17 16 हो जाएंगे, सही है। ये हो जाएगा 1.6 और ये प्लस के 16 माइनस के 19 × 10⁻³ एम्पियर। लेकिन हमारा आंसर आ रहा सभी मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में आंसर के लिए एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, मतलब -3 एम्पियर है। ये मिली एम्पियर को बना देंगे। जो बेटा ये वाला लिखा हुआ है जो हमारा मिली एम्पियर 10⁻³ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मिली एम्पियर, तो आंसर हो जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। यही वाला आंसर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तार का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तार का प्रतिरोध। शायद आपने पहले जरूर पढ़ा होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने ऐसे पढ़ा होगा कि तार का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध R पढ़ा होगा, आपने सिंबल पढ़ा होगा, इतना हो सकता है। प्रतिरोध के बारे में कोई फैक्चुअल डेफिनेशन कोई बता पाएगा क्या होता है प्रतिरोध एक्चुअल में? प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा इसका, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये करंट फ्लो होता है, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। करंट का मतलब ही है अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और उसमें रुकावट पैदा कर दे, उसमें रुकावट पैदा कर दे, वही प्रतिरोध है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल में यहाँ से अलीगंज से चल रहे हैं
और अलीगंज से गाड़ी निकाली और पता चला कि कहीं ब्रेकर पड़ रहा है, कहीं गड्ढे पड़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या तेज हो पाएगी? वहाँ पे हमारी स्पीड में रुकावट आएगी। जैसे मैंने कहा, अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से मान लिया अलीगंज से एटा गए और इसमें गाड़ी चल रही है हमारी लगातार, कि गड्ढा आ रहे हैं, कि ब्रेकर आ रहे हैं, तो बीच में वही तो प्रतिरोध आ रहे हैं हमारे, तो बीच में रुकावट आ रही है, आपकी स्पीड को कम कर रहा बार बार, आपको रोक रहा, अदरवाइज लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा कुछ प्रतिरोध का मतलब है। प्रतिरोध की परिभाषा बहुत सिंपल बताएंगे। मैंने कहा ये बताओ कि ये वाला कोई हमारा मान लिया ये वाला कोई मेटल है और हमारे मेटल में एटम होते हैं क्या? आपको ये वाला हमने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है कि इसमें होते हमारे, और एटम में इसके हैं तो परमाणु। क्या होते हैं बेटा? परमाणु होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। वेरी गुड। अच्छा, आपको एक चीज और हम इस चैप्टर में क्लियर करा चुके हैं, अगर इसमें नाभिक होता है तो इसमें होते फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हम सही बोल रहे हैं? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते बहुत ज्यादा है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया यहां से गया, यहां से टकरा गया, ऐसा गया, फिर ऐसे निकल गया, ऐसे गया, फिर ऐसे टकरा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, जो बीच में अवरोध पैदा कर रही, टकरा रहा है, यही प्रतिरोध है। इस टकराने की वजह से आपने देखा होगा, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है, वो तार गर्म हो जाता है। वो गर्म इसीलिए होता है, उसके एटम में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। अब आ जाओ, इसको हम क्लियर करते हैं एक बार। मैंने कहा एक फिगर बनाइए आप ऐसे करके, ऐसे। मैंने कहा मान लिया ये वाला हमारा वायर है और इस वायर की ये वाला हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब इतना मोटा वायर है हमारा, ये वाला इसके वायर का एरिया है और ये वाली इसकी लेंथ है। आप लिखते लिखते पूरी प्रतिरोध की परिभाषा ऐसे समझा देंगे, कभी इसका फॉर्मूला तक नहीं भूलोगे, और इससे आने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन तो कभी भूलोगे ही नहीं। इस पर थ्योरी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रतिरोध पे, वो वाले बहुत सब क्वेश्चन बना देंगे अभी आपके। पहले पॉइंट लिखिए, जो ये हमारा प्रतिरोध होता है ये लंबाई के समानुपाती होता है, और हमारा प्रतिरोध बेटा इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब सर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये वाला तार जितना लंबा होगा, जितना वायर लंबा होगा, उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब रुकावट ज्यादा, रुकावट ज्यादा होने का मतलब अगर हमारा वायर लंबा होता है तो ज्यादा गर्म होता है क्या? ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली सोचो, जो अगर हमारा वायर ज्यादा लंबा होता है, इसका मतलब हमारा प्रतिरोध सीधा समानुपाती है किसके? वायर की लंबाई के। अगर हमारे तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो रुकावट ज्यादा आएगी, रुकावट आएगी तो ऐसा तार गर्म हो जाएगा। ऐसा आपने प्रैक्टिकली टच करके देखा होगा। कभी कभी आपके चार्जर की लाइन कभी कभी गर्म हो जाती है, तो आप बात के जैसे लोकल चार्जर ले आते हैं, उसके केबल गर्म होती दिखाई देती है आपको, कभी देखी होगी ना। वो इसीलिए होता है, उसमें रुकावट आती है। जो टकरा रहे होते हैं ना, वो उसकी क्वालिटी नहीं वैसी होती है, लंबाई ज्यादा होती है, मोटी कम होती है, ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने कहा, जो इसके एरिया का क्षेत्रफल, जो एरिया है ना, जो इसका जो जितना मोटा वायर होगा उतना ही एरिया ज्यादा होगा। जितना पतला वायर होगा उसका प्रतिरोध उतना ही, अरे व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने कहा जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा, मैंने कहा उसका प्रतिरोध उतना ही। इसका मतलब हमारा वायर मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए? मोटा। अगर हमें अच्छा करंट फ्लो करना है, इसका मतलब प्रतिरोध कम चाहिए। प्रतिरोध का मतलब रुकावट कम चाहिए, और प्रतिरोध का मतलब समझो आप गलत समझ रहे हो, आप करंट से जोड़ रहे हो ऐसा लग रहा है। हमने कहा कि इसमें प्रतिरोध ज्यादा होने से आपकी धारा अच्छी नहीं बहेगी। धारा अच्छी तब बहेगी जब रुकावट कम होगी। अगर हमारा वायर पतला होगा, मतलब ये वाला एरिया कम होगा, तो भाई साहब इसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तभी तो पतला और लंबा वायर होता है, उसमें धारा कम फ्लो हो पाती है, गर्म हो जाता है। अभी आपको एक एग्जांपल हीटर वाला समझाएंगे, आपके इतनी जल्दी बैठ जाएगा दिमाग में, अरे हाँ हीटर में ही कॉन्सेप्ट लगता है। और आपको एक चीज और पढ़ाने वाले हैं। मैंने कहा ये बताओ कि अगर हमारा तार लंबे और पतले तार में, पहला पॉइंट लिखना, अगर हमारा तार लंबाई ज्यादा है और पतला है, अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा है, अगर पतला है तब भी प्रतिरोध ज्यादा है, तो पॉइंट लिखना, लंबे और पतले तार में अधिक प्रतिरोध होता है। लंबे और पतले तार में
लंबे और पतले तार में अधिक प्रतिरोध होता है। अच्छा, अब आपसे एक अगला क्वेश्चन हम ये पूछ ले कि अगर हमारा छोटा जितना तार होगा, तार जितना छोटा होगा, ये लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही, और ये वाला जितना मोटा होगा क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। अरे ये एरिया की बात कर रहे हैं, ये तार जितना मोटा होगा इसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही तो ज्यादा होगा, ये इतना ज्यादा होगा, ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये व्युत्क्रमानुपाती है हमारा प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने कहा ये जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ये जितना ज्यादा मोटा होगा, ये जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये जिसकी लंबाई इतनी कम होगी उतना ही प्रतिरोध इसका कम होगा। अरे जिसकी लंबाई इतनी कम होगी उसकी ये, अरे जो ये वाला कम तो ये वाला कम, ये समझ के इसका प्रतिरोध इसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इसकी लंबाई इतनी कम उतना ही। अब प्रतिरोध कम होने का मतलब रुकावट कम, प्रतिरोध कम होने का मतलब उतनी ही कम रुकावट है इसमें। अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछे, गलत लिख गया था, लंबे और पतले तार में अधिक प्रतिरोध होता है, अगर कहें छोटे और मोटे तार में कम प्रतिरोध होता है, क्या हम सही बोल रहे हैं? ये सब हमारा इस वाले पे चल रहा है, सब इसी से तो रिलेट कर रहे हैं, वही तो लिख रहा हूं। मैंने कहा लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा है, लंबाई कम तो प्रतिरोध, क्षेत्रफल कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। मैंने कहा अगर ये मोटा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, अगर काट दें मतलब ये वाला तार है, यहां से काट दो तो ये वाला तार दिखेगा, ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, ये मोटा होगा तभी ना होगा, जब मोटा तार होगा बीच से काटोगे तभी तो ज्यादा क्षेत्रफल निकलेगा। ये वाला क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। भाई तो लगा छोटे और मोटे तार में कम प्रतिरोध होता है। भाई फैक्ट समझने चलना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रेलवे में, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। अच्छा, आपको अगर हम ये कहें कि आपने कभी हीटर देखा है, आपने हीटर ऐसे देखा होगा जैसे आपका हीटर ऐसे होता है, हीटर ऐसा बना होता है, इसमें ऐसे ही तो होता है हीटर, और इसमें वायर ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। ये वाला वायर बहुत पतला होता है, जो ये वाला घुमा हुआ होता है, और लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो गर्म हो जाता है। हीटर का तार गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रतिरोध, अरे हीटर को गर्म करना है तो प्रतिरोध कैसा रखना है? ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा तब होगा जब लंबाई ज्यादा होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर उस पतले तार को काटो तो उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है, बहुत पतला, ये जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही। तो हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो ये तार पतला से पतला रखा जाता है और लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है, और लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए स्प्रिंग बना दी जाती है। स्प्रिंग बना घुमा घुमा के लंबाई बहुत ज्यादा कर दी जाती है, और यहाँ पर वायर से जोड़ दिया जाता है, तभी तो वो लाल पड़ जाता है तार। देखा है आपने? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और एक कॉन्सेप्ट है, आपने एसी देखी है? किसी किसी घर में लगी होगी, किसी में नहीं। एसी का तार जितना छोटा रखा जाता है, एसी का वायर सबसे छोटा और मोटा, क्योंकि उसको शायद 15-16 एम्पियर चाहिए होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होती है, प्रतिरोध कम। अरे भाई प्रतिरोध ज्यादा होगा, फिर करंट कहां से पहुंचेगा? अगर रुकावट ज्यादा डाल दोगे तो आपको एसी को गर्म थोड़ी ना करना है, आपको एसी को ठंडा करना है। एसी को ठंडा करने के लिए उसको करंट चाहिए होता है, और करंट चाहिए तो आपको ज्यादा करंट पहुंचना होता है एसी के लिए। ज्यादा करंट के लिए कहता है भाई साहब एसी का वायर पास से पास रखो, जितना छोटा वायर हो पाए। तो उसका वायर देखना, एसी का वायर होता है बहुत मोटा होता है। मोटा इसलिए होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, और जब ये ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध कम ही तो चाहिए, प्रतिरोध का मतलब रुकावट कम चाहिए, ताकि हमारा करंट अच्छा फ्लो हो पाए। समझ पा रहे मेरी बात? अच्छा, अगर हम इस वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाले को ऐसे मत लिखना तीर वीर, हाँ लगा कोई दिक्कत नहीं, तीर वीर से, तीर लगाने से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रिलेट कर रहा है उससे। अच्छा, हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें,
इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन और आने वाले हैं। टाइम कितना हो गया है? चलो अभी कर देते हैं। लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे वाले में दोनों में आर आर है क्या? बिल्कुल है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, यही तो होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और हमारा इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आर बराबर लग जाएगा रो एल अपॉन ए। बोले ये जो आपने रो लगा दिया है ये क्या है? तो लिख देना जहां रो हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध कहें तो इसको कहेंगे मेरे भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता कहेंगे इसको, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध। अभी विशिष्ट प्रतिरोध भी समझा देंगे आपको अगर प्रतिरोध समझ पाए हो। प्रतिरोध का मतलब आप डायरेक्टली समझे होगे। प्रतिरोध का मतलब आप क्या समझे हो कि जो रुकावट होती है वैद्युत धारा में उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जो रुकावट होती है वैद्युत धारा में उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब आ गया विशिष्ट प्रतिरोध, जो आपका बीच में प्रोपोर्शनल हटाया और बीच में लग गया कांस्टेंट रो, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अच्छा मैंने कहा ये बताओ कि अभी आप रेजिस्टेंस किस पे माप रहे थे? मैंने कहा अगर तार लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तार मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है। हमने कहा एरिया पे और लंबाई पे चल रहा था सब कुछ। मैंने कहा ये बताओ, मैंने 5 वायर लिए, कोई लोहे का, कोई चांदी का, कोई सोने का, कोई तांबा का, ऐसे ले लिया मैंने कहा पांचों वायर की लेंथ बराबर है, पांचों वायर की लेंथ बराबर है और पांचों वायर की मोटाई बराबर है। तो मैंने कहा किसका रेजिस्टेंस कम होगा और कौन सा अच्छा वायर होगा, कौन सा खराब वायर होगा, तो इसको कैसे पहचान पाएंगे? मैंने कहा ये बताओ आप प्रतिरोध में क्या सीखे? प्रतिरोध में आप सिर्फ इतना सीखे हैं, प्रतिरोध का मतलब तो लंबाई के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे बताओगे। मैंने कहा एक तार मोटा है, एक तार पतला है, बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? मैंने कहा पतले वाले का प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ज्यादा है। बोले अच्छा कौन सा तार होगा? बोले मोटा वाला अच्छा तार होगा क्योंकि प्रतिरोध इसमें कम होगा। मैंने कहा दोनों तार, पांचों तार बराबर और मोटे हैं, पांचों तार सेम मोटाई के हैं और सेम लेंथ के हैं। तब आपसे पूछा जाए कौन सा वाला तार अच्छा होगा, तो मैंने कहा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वही तार अच्छा होगा। मैंने कहा रेजिस्टेंस तो पता करते लंबाई और क्षेत्रफल के आधार पे, वो तो सब सेम है। तो तभी तो नंबर आता है इसका रेजिस्टिविटी का, कहे तो प्रतिरोधकता का नंबर इसलिए आता है। मैंने कहा अगर समान लंबाई के और समान मोटाई के तार लिए जाते हैं, समान मोटाई के, मैंने मान लिया कि अगर लेंथ बराबर 1 मीटर मान लें और एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो आपका आर बराबर हो जाएगा रो 1/1 और इसका आर बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तो ये आ गया कि जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, जो रो होता है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है। बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो प्रतिरोधकता है, जो रो है, जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया है, जो रो आया है, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। ये भी बताएगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही खराब वायर होगा, जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही अच्छा वायर होगा। मैंने कहा रेजिस्टिविटी वो होती है जिसमें एरिया और लेंथ बराबर ली जाए और तब कंपैरिजन किया जाए। समझ पा रहे हो? अच्छा मैंने कहा ये बताओ कि अगर हम समान मोटाई के और अलग अलग धातुओं के तार लें तो उनमें प्रतिरोधकता जिसकी कम होगी, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वही वायर सबसे अच्छा कहलाएगा। जो रेजिस्टिविटी होती है जिसकी कम होगी, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जिसकी कम होगी वही अच्छा वायर कहलाएगा। अदरवाइज लेंथ और मोटाई के आधार पे डिसाइड करना हो फिर तो आर से ही निकल आ रहा है। प्रतिरोध हमारा लंबाई और मोटाई का है ही। अगर लंबाई और मोटाई समान हो जाए, अगर मैंने बोला है ना, अगर लेंथ भी 1 मीटर ले ले और एरिया भी 1 मीटर ले ले, फिर कंपैरिजन कराए तो कौन सा, तब हम भाई साहब चेक करते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता जिसकी कम होगी वही वायर उतना ही अच्छा होगा, करंट उतना ही अच्छा फ्लो होगा, कहने का मतलब। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखना है इसमें। अच्छा प्रतिरोधकता में लंबाई का कोई मतलब निकला नहीं। मैंने कहा इसका मतलब तब होता है
कि जब लंबाई और एरिया बराबर हो, तो मैंने कहा इस पे डिपेंड भी नहीं करता है। डिपेंड करता है, हमारा प्रतिरोध किसके से डिपेंड कर रहा था? लंबाई पे और क्षेत्रफल पे, जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था उस पे डिपेंड कर रहा था। शायद मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे छूट गया मेरे हिसाब से, यहाँ पे हमने लिखना भूल गए थे। यहाँ पे लिखना जहां ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल बराबर तार की लंबाई। लिख लेना, ये वाला छूट गया था वहां पे। मैंने कहा एल बराबर तार की लंबाई है और ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मैंने कहा ये बताओ, जब हमने इसकी रेजिस्टिविटी की बात करी है इस वाली स्लाइड में, मैंने कहा जो हमारी रो होता है इसको लंबाई और एरिया से तो मतलब ही नहीं है, वो तो क्षेत्रफल, वो तो हमारा प्रतिरोध निकलता है लंबाई और एरिया के हिसाब से। मैंने कहा सभी तार बराबर मोटे हैं, अलग अलग धातु के हैं, लंबाई बराबर है, तो मैंने कहा फिर देखी जाती है आपकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता देखी जाती है। तो पहला पॉइंट लिखना शुरू करिए, पॉइंट नंबर 1 लिख नहीं पाया था क्या? इसमें लिखना प्रतिरोधकता तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता को चाहे तो रो लिख लेना यहाँ पे आप समझने के लिए। जो अभी आपका रो आया था इसी की बात हो रही है। जो रो आया था, रो हम ऐसे बनाते हैं, तो रो होता है ये तार की लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखना, प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। समझ पाए कि तार पदार्थ कौन सा है? एक है सिल्वर का, एक कॉपर का। तो आप करंट किसमें अच्छा जाएगा? चांदी वाले में, कॉपर वाले में, चांदी वाले में। इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, तभी तो अच्छा फ्लो हो पा रहा है। समझ पाए हो? मैंने कहा दो समान धातुएं ले लेंगे तो धातु कहे तो पदार्थ का तो फर्क पड़ता ही है। तो लेगा प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है, और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को रट लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। जो आपका फॉर्मूला बना था अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम दोबारा लिख देते हैं। जो आपका बना था R बराबर रो L अपॉन A, तो रो को यहां से निकाल लो, रो बराबर RA अपॉन L। ये वही फॉर्मूला जो पीछे लिखा था मैंने, इसको बॉक्स में बंद कर लेना, इसको रो बराबर RA अपॉन L। अच्छा, इसकी यूनिट की बेटा अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, आप कहेंगे इसका जो प्रतिरोध होता है, मैंने यूनिट लिखी नहीं थी क्या पीछे? इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट ओम। लिख लेना मेरे भाई, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, और सिंबल बनता है ये वाला। शायद आप जानते होंगे पहले से, कुछ बच्चे पढ़े होंगे 12th में साइंस, उन्हें देखा होगा। इसकी ऐसा यूनिट होती है, वो ओम होती है। मैंने कहा अगर इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट की बात करें बेटा, तो इस प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और अपॉन मीटर, तो ये मीटर से कट जाएगा, इसका हो जाएगा ओम मीटर इसका मात्रक है। इसको नोट कर देना मेरे भाई एक साइड में। इसका मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है। अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करेंगे तो क्या आएगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। वैसे ध्यान रखना, ठीक है? ये वाला समझ में आ गया है। अब आप हेडिंग डाल दी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में अंतर।
इसको हम ऐसा करते हैं, कल करा देते हैं फिर। तो अब आप ज्योग्राफी खोल लो, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये वाला उतार लो। और हाँ, जो लोग इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ और लगातार देते रहेंगे, आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू।